Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the Indian Express editorial and explained section for 29th January. आई गेस आप में से कई लोग ये हिंदू और जो डेली इंडियन एक्सप्रेस आ रहा है उसका रेलेवेंस आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं या उसको इग्नोर कर रहे हैं या उसको डिले कर रहे हैं अननेसेसरली। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नॉर्मली अगर एक एवरेज स्टूडेंट को देखेंगे जो कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग या फिर अगर बहुत रिलीजियसली अपनी पढ़ाई कर रहा है तो यू वुड फाइंड दैट पीपल इन्वेस्ट देयर 4 to 5 hours इन अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर। उसको डेप्थ में पढ़ने के लिए, उसका बैकग्राउंड जानने के लिए अगर आप तसल्ली से पढ़ने बैठोगे एक न्यूज़पेपर तो आपका 4 से 5 घंटे कहीं नहीं गया है। और ऑन टॉप ऑफ इट यदि आप दूसरे न्यूज़पेपर से एडिटोरियल भी पढ़ रहे हो तो आप एड ऑन कर लो 2 घंटे, यानी आपका पर डे का 6 to 7 hours जा सकता है। और वो चीज़ आपको कंसाइज करके विथ एडिशनल नॉलेज, विथ बैकग्राउंड नॉलेज, विथ फ्यू पर्टिकुलर रिविजन्स ऑफ मतलब बीच बीच में जो कुछ पॉइंट्स हम रिवाइज कराते जाते हैं, इन सब चीज़ों को मिला के आपको डेली का केवल 1.5 घंटा करीब जा रहा है, 1 से 1.5 घंटा करीब जा रहा है जो कि आप नहीं दे रहे हो। तो आप ये सोचो कि अगर आपके जहाँ 6 घंटे जाने चाहिए उसमें से आपका केवल 1-1.5 घंटा जा रहा है, आप 5-5.5 घंटे 4.5-5 घंटे बचा रहे हो। तो आप ये सोचो अगर हफ्ते में 6 दिन एनालिसिस भी आता है तो यानी कि आपके 30 घंटे बचते हैं। उन 30 घंटों में आप क्या क्या कर सकते हो ये आप इमेजिन कीजिए। तो इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट कि हाउ अ पर्टिकुलर एजुकेटर इज टीचिंग यू या फिर छोटी छोटी दूसरी चीज़ें कि जोक मारा कि नहीं, कितना एंटरटेनिंग था, किस तरीके से पढ़ा है, ये देखो आप कि आपकी उसमें लर्निंग कितनी हो रही है। आप अपना मेन फोकस मत शिफ्ट करो, व्हाट आर यू लर्निंग, ओके। आप उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करने वाली सीख रहे हो। नॉर्मल न्यूज़ तो आपको अगर आप कोई भी सब्सक्राइब कर लो इंडियन एक्सप्रेस या कुछ भी इस तरीके से सब्सक्राइब कर लो, इन शॉर्ट स्नैपली हो गया, आपको हर मोमेंट की न्यूज़ ये सब देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हो रही है, आप यूपीएससी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो चीज़ की आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हो रही है वो चीज़ देखो। एंड इट वोंट बी फ्रूटफुल अंटिल एंड अनलेस यू योरसेल्फ आर पार्टिसिपेटिव। मैं अभी भी देख रही हूँ केवल 1 या 2 लोग ही होते हैं जो प्रॉपरली आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को समझ रहे हैं। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ना ही आपको इन लेसन्स में आपको इंजॉय कर पाओगे, ना आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, यू वुड फाइंड देम बोरिंग, यू वुड फाइंड देम इररेलेवेंट, और ना ही आपका खुद का कुछ भी ऐड ऑन होगा, ठीक है। आपका खुद का भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचो। ये सब लाइक शेयर करने की बातें मैं आपको बाद में कहूँगी, ये सब आप बाद में करना, पहले अपना इम्प्रूवमेंट करो एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट। ये 2-way प्रोसेस है, ठीक है। ये सोशल मीडिया का मतलब ही होता है कि इंटरैक्शन हो, इसलिए आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, फाइन। तो इसी चीज़ से आप स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, ये जो टाइम आपके पास में बचेगा 30 घंटे, इसको बाद में आप यूज़ करें अपनी पर्सनल रीडिंग, अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड गो फॉर द बुक्स। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब तक आप एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं करेंगे बुक्स से तब तक आपका नहीं होगा फ़ायदा। एंड लाइक द कोट फॉर टुडे सेज, अ रूम विदाउट बुक्स इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सोल, ओके। तो जहाँ पे भी आपका स्टडी रूम है, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, वहाँ पे खूब सारी बुक्स रखिए और आगे की रीडिंग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल से, अ बूस्टर शॉट फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे अब इन्होंने जो बात करी है, ओके, मैं आपको आज का पहले क्वेश्चन बता देती हूँ। तो कोशिश कीजिएगा आप में से ज़्यादा लोग आंसर कर पाएँ। वी वुड रिव्यू इट एंड वी वुड पुट इन मोर एफर्ट्स। जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाते तब तक हम भी नहीं लगाएंगे, ओके। जाहिर सी बात है। एंड एज यू ऑल नो कि द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टेम्स टीम आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, तो किसको ज़रूरत है वो चीज़ आप समझो, फाइन। So the question for today is what could be the possible health reforms? You have to tell me about the possible health reforms in the light of current challenges posed by corona. Okay, कोविड की वजह से जो हमको challenges मिले हैं हेल्थ सेक्टर में, उसके लाइट में क्या पॉसिबल हेल्थ रिफॉर्म्स हो सकते हैं, तो ये आपको बताना है। अभी हम एडिटोरियल में यही डिस्कस करेंगे। हालांकि इस एडिटोरियल को इन्होंने बजट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है, बट जो रिफॉर्म्स यहाँ बताए गए हैं, जो सजेशंस बताए गए हैं, वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं
एट एनी टाइम। ओके, जब भी कोई इस तरीके का सवाल आता है तो देख लेते हैं अब यहाँ पे ऑथर ने क्या चीज़ें कही हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि बजट में हायर एलोकेशंस होनी चाहिए हेल्थ को, और जो कि ऑलरेडी गोल अनाउंस किया जा चुका है कि हेल्थ में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो 2.5% होना चाहिए ऑफ द जीडीपी, और अभी करंटली कितना है, केवल 1.3% है ऑफ जीडीपी वी आर टॉकिंग। ओके, तो इसकी वजह से ज़रूरत है कि हमारा ओवरऑल जो एलोकेशन है उसमें 20-25% इंक्रीज हो। ये हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट हमारा है 2.5% ऑफ द जीडीपी हमको चाहिए बाय 2025। ओके, तो जब हम ये करेंगे तभी हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि इसके बावजूद अगर ये भी हम अचीव कर लेते हैं तो भी हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और क्योंकि हमारा जो इंश्योरेंस वगैरह प्राइवेटली एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस है वो हमारा लो है। ओके, और ये भी कहा गया है कि ये भी कहा गया है कि इंश्योरेंस और जो मैंडेटरी सैलरी डिडक्शन किए जाते हैं इट इज़ नॉट अ फीजिबल ऑप्शन, और क्योंकि ज़्यादातर वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से है तो उनके में आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पे अब रिकमेंडेशंस बताई हैं वर्ल्ड बैंक और WHO की, तो उन्होंने ये कहा है कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम होता है उसमें आपको ये एम करना चाहिए कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कम होके 15-20% ही रह जाना चाहिए। और अभी अगर हम देखें हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ पे कितना जाता है, आउट ऑफ पॉकेट का आई होप आप मतलब समझ रहे हैं कि जो भी हमें ऊपर से बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके बाद में नॉर्मल इंसान खुद जो अपने सैलरी से अपनी इनकम से खर्च करता है उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अभी भी जो हमारा जा रहा है वो 58% यानी 58% जा रहा है, जबकि अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये 15 से 20% होना चाहिए। ओके, और इस वजह से जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करती है वो और राइज होना चाहिए। तो अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि आप रिफॉर्म्स में ऐड कर सकते हैं कि हेल्थ बजट में किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो जो एलोकेशन होना चाहिए इट शुड बी बोथ फॉर द शॉर्ट टर्म यानी पेंडेमिक रिस्पॉन्स के लिए भी होना चाहिए, और दूसरा जो स्ट्रॉन्गर हमको इन ऑल हेल्थ सिस्टम चाहिए उस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार पेंडेमिक चला भी जाए तो उसके बाद में भी कई सारी हमारे पास में ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमको स्ट्रॉन्गर हेल्थ अपने लोगों की बनानी चाहिए। एंड सेकंड ही हैज़ पॉइंटेड आउट कि एलोकेशन दोनों में होना चाहिए, अर्बन में भी और रूरल में भी, और उसमें हमारा तीसरा इन्होंने बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। तो कोविड अप्रोप्रिएट में क्या हो सकता है कि जो भी केसेस आ रहे हैं उनका अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद में प्रॉपर ट्रेसिंग हो पाए उसकी। ओके, और जो भी फिर मतलब क्रॉनिक केयर वाले हैं उनको लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाले उनको क्रॉनिक केयर दी जाए, जो ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं उनको होम केयर दी जाए। प्राइमरी केयर सर्विसेज की इन्होंने बात की है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सो अर्बन हेल्थ मिशन जिसकी बात पहले की गई है एंड इट लाइज इन द कोल्ड स्टोरेज, तो इसको अब एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है ताकि जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको स्टॉल किया जा सके, और साथ में जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जो ज़्यादा रिस्क अभी पोज कर रही हैं उसको भी फाइट करने के लिए हम अर्बन हेल्थ मिशन के थ्रू कर सकते हैं। लाइक यू नो दैट ज़्यादा NCD की प्रॉब्लम कोमॉर्बिडिटीज़ जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस की वजह से जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इन सब की वजह से होती है, तो अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा दिक्कत जा रही है। तो अर्बन हेल्थ मिशन को इन सब चीज़ों पर टारगेट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि पूरी पॉपुलेशन को सर्व करती है और हर तरह की सर्विसेज देती है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजिंग भी। इसके देखो फ़ायदे बताएं प्राइमरी हेल्थ केयर के कि जो लो कॉस्ट सर्विस है उसमें भी वो ऑप्टिमाइजिंग है, और साथ में जो हाई कॉस्ट केयर है उसको भी इसमें प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर इतना अच्छा हो तो आपको हाई तक जाने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े।
तो इनका कहना है कि जो अभी बजट है उसको नेशनल हेल्थ मिशन में खासकर 2/3 जो फाइनेंसिंग है वो प्राइमरी हेल्थ केयर में कमिट करनी चाहिए। फाइन। और इसके अलावा अब इन्होंने कहा है कि फाइनेंसिंग मैकेनिज्म भी जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूस और कनेक्टेड होने चाहिए ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ेस के लिए। और फाइनेंसिंग की ही बात करें तो उन्होंने कहा है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको आप लिंक करो नेशनल हेल्थ मिशन से। इससे क्या होगा कि ज़्यादा जो आउट पेशेंट केयर है वो प्रॉपर हो पाएगी, जो भी ड्रग्स वगैरह डायग्नोस्टिक्स दिया जा रहा है उसको आप ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाओगे। और जो मिसिंग मिडिल, ये टर्म देखो, जो मिसिंग मिडिल है यानी मिडिल इनकम रेंज वाले जो लोग हैं, ऐसी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा वल्नरेबल है हेल्थ शॉक्स को लेके, उसको भी इसमें कवर कर पाएंगे हम लोग। फाइन। और किसको टारगेट करने की ज़रूरत है? एल्डरली जो लोग हैं, एल्डरली केयर पे हमको फोकस करने की ज़रूरत है, डिसेबिलिटी सर्विसेज बढ़ाने की ज़रूरत है और मेंटल हेल्थ को भी कवर करना ज़रूरी है। तो इन्होंने अब यहाँ पे एक सजेशन दिया है जो आप भी यूज़ कर सकते हैं कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, बेवरेजेस हैं, जो एक तरीके से आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, जिसकी वजह से आपको NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस ज़्यादा होती हैं, अल्कोहल हो गया, और मतलब ये तो चलो लग्जरी व्हीकल से नहीं होता है, लेकिन ऐसी चीज़ों पे आप टैक्स ज़्यादा लगाओ, जैसे लग्जूरियस चीज़ों पे भी आप टैक्स ज़्यादा लगाओ और ये जो रेवेन्यू है उसको फिर आप हेल्थ बजट में ही एलोकेट करो। फाइन। इसके अलावा और उन्होंने क्या सजेशंस दिए हैं कि हमारा सर्विलेंस सिस्टम जो है उसको भी हमको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और लेबोरेटरी कैपेसिटी को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने सजेस्ट किया है वन हेल्थ इको सर्विलेंस, जिससे माइक्रोबियल माइग्रेशन को ट्रेस किया जा सके कि कैसे कई ज़्यादा आपने देखा जूनोटिक डिजीज़ेज़ हो रही हैं, यानी कि जो जानवरों से बीमारियाँ ट्रांसमिट होकर आती है, तो उसको ट्रेस करने के लिए उसका सर्विलेंस करने का सिस्टम भी हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाओ जहां पे मल्टी स्किल्ड और मल्टी लेयर्ड, मल्टी डिसिप्लिन्ड हमारे वर्कफोर्स बने और उसको पूरे कंट्री के अक्रॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करो। और पब्लिक हेल्थ कैडर, तो अब पब्लिक हेल्थ कैडर की जो इन्होंने बात करी है, इसकी बात एक्चुअली में नेशनल हेल्थ पॉलिसी में हुई थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? 2017 में आई थी। ये सारी चीज़ें देखो आप पॉइंट आउट कर सकते हो, अपने जो भी आप पॉइंट्स बनाओगे, आंसर्स लिखोगे, उसमें आप पॉइंट ये किया करो कि क्या पॉलिसीज़ आ चुकी हैं। बार बार जब आप ये पॉइंट आउट करते हो तो आपका खुद का भी रिविजन होता है और जो चेकर होता है उसको पता होता है कि आपकी कितनी वाइड नॉलेज है, तो वो इन्हीं चीज़ों से पता चलता है। ठीक है, तो अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने पब्लिक हेल्थ कैडर की बात करी थी, तो ऐसे कैडर्स को बनाना चाहिए और जिसको सेंट्रली फाइनेंस किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसर्च की बात तो हमेशा आती है, जब भी सोशल सेक्टर स्कीम्स आती हैं तो हेल्थ रिसर्च को भी ज़्यादा फंडिंग मिलनी चाहिए एंड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इम्प्रूव होनी चाहिए, ज़्यादा इनोवेशंस उसमें होना चाहिए। तो इसमें मेक इन इंडिया का खासकर सपोर्ट हो सकता है। फाइनली अब ऑथर ने कहा है कि नेशन की जो इकोनॉमी है राइड्स ऑन द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, और ये फाइनली किसके ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना, वहाँ की गवर्नमेंट हेल्थ को कितना वैल्यू कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल इज लेटिंग डाउन द वल्नरेबल। तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, वहाँ की नागपुर बेंच ने, उसी के ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें देखोगे, पॉक्सो एक्ट के बारे में देखोगे, सेक्शन 7 खासकर इसका हम डील करेंगे, सेक्शन 7 के बारे में देखेंगे और इसी से रिलेवेंट जो IPC का एक्ट है वो देखेंगे एंड जो मेजर कंसर्न्स पॉइंट आउट किए हैं वो देखेंगे रिगार्डिंग दिस पॉक्सो, और जो जजमेंट आया है उसमें कि किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू हमें देना चाहिए। फाइन। और अब देख लेते हैं क्या हुआ है। तो नागपुर बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की, अभी केस जो आया था वो था सतीश बांधु रागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। ये केस याद रख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट माइनर्स, ये जो एक ऑफेंस है इसको डील किया जाता है अंडर सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट कब आया था? ये आया था 2012 में और इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉक्सो का याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट।
तो अब इन्होंने कहा है कि अगर कोई आपको सेक्सुअल ऑफेंस ऐसे डिफाइन करना है तो उसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना ज़रूरी है। और कोर्ट ने ये कहा है कि जो एक्ट ऑफ प्रेसिंग द ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड एज्ड 12 ईयर्स, और जिसमें आपने ये डिटेल नहीं दिया है वेदर द क्लोथ वाज देयर, यानी कि वहाँ पे डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट था या नहीं था, जब तक आप ये डिफाइन ना करो तब तक वो सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में हम नहीं उसको मान सकते हैं, वो उसमें नहीं कॉन्स्टिट्यूट होगा। और इस वजह से इन्होंने कहा है कि ये सेक्शन तो नहीं लगेगा, इसकी जगह पे आईपीसी कब आया है, 1860 में आया है इंडियन पीनल कोड, उसका सेक्शन 354 जो कि नॉर्मली डील करता है विथ आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ विमेन और एक लेसर सेंटेंस प्रोवाइड करता है, उसको यहाँ पे एप्लीकेबल माना गया है। फाइन। तो अब कोर्ट ने कुल मिला के ये कहा है कि पनिशमेंट का स्ट्रिंजेंट नेचर जो होगा वो उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट प्रूफ और सीरियस एलिगेशंस होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपके पास में ये प्रूफ नहीं है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ है, तो वही चीज़ आपने अगर की है व्हाइल द विक्टिम और द अक्यूज्ड वाज वेयरिंग द क्लॉथ, तो फिर उसका स्ट्रिंजेंट नेचर पनिशमेंट का कम हो जाएगा। तो बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। ये कहा है कि वो प्रोपोर्शनैलिटी की बात आ जाती है कि वो क्राइम कितना ज़्यादा सीरियस है या नहीं है। तो आपने अगर सीरियसनेस की बात करी है तो आप केवल क्लोथ को नहीं पॉइंट आउट कर सकते हो, आपने ये नहीं देखा है कि जो विक्टिम है उस टाइम पे वो एक चाइल्ड है, एक माइनर है, और देयरफॉर ही और शी इज एंटाइटल्ड टू ग्रेटर प्रोटेक्शन, वहीं पे उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन आ जाता है। तो यहीं पे वो जो पनिशमेंट है सीरियस हो जानी चाहिए थी। फाइन। और पॉक्सो एक्ट जो इनेक्ट किया ही गया था उसका स्पेसिफिक इंटेंशन था कि बच्चों को बचाया जाए फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट। और इन्होंने कहाँ से ये चीज़ ली, कहाँ से गई थी पॉक्सो एक्ट की? इट वॉज टेकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स विच वर प्रिस्क्राइब्ड इन द कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड विच वॉज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली ने ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया था और इसको फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्सीड किया था इन 1992। दिसंबर 11 1992 में यूएन जनरल असेंबली के कन्वेंशन को हमने अडॉप्ट किया था और उसी से फिर हमने 2012 में पॉक्सो एक्ट बनाया था। तो ये जो पॉक्सो एक्ट है इसने खासकर एक्नॉलेज क्या चीज़ की, क्यों बनाया गया था इसका? क्योंकि जो आपने ऑफेंसेस इसमें डील किए वो ऑफेंसेस तो पहले से एग्जिस्ट करते थे, जैसे अभी हमने देखा आईपीसी में एग्जिस्ट करते ही थे। तो मेन इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि जो बच्चे होते हैं दे आर स्पेशली वल्नरेबल। तो मेन इनकी वल्नरेबिलिटी को ध्यान देते हुए और ये देखते हुए कि इस वजह से इनको स्पेशल प्रोटेक्शन की नीड है, अलग से इन्होंने ये एक्ट बनाया था। फाइन। तो जो भी अगर सेक्सुअल एक्ट हुआ है उसकी सिवियरिटी को आपको नहीं देखना चाहिए पनिशमेंट देते टाइम पे। इस एक्ट का कहना ये था क्योंकि वो एक्ट वैसे ही सिवियर हो जाता है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू अ माइनर। फाइन। तो मेजर कंसर्न अब यही है कि जो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आया है उसने पॉक्सो एक्ट के पर्पस को ही डिफीट कर दिया है। तो अब ऑथर ने ये कहा है कि आपने जो पॉक्सो एक्ट का मेन पर्पस था बच्चों के लिए बनाना, माइनर्स के लिए बनाना, अपने बच्चों के लिए ही उसको इनएप्लीकेबल बना दिया है इन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो आपने उनको ही अगर इनएप्लीकेबल बना दिया है तो दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्ट। जो लेजिस्लेटिव आज तक कहा गया है पॉक्सो एक्ट का मेन जो पर्पस था आपने उसी की तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में कोई एक्ट आता है तो उसको उसी नेचर का, सेम नेचर का होना चाहिए जो कि सेक्शन 7 में डिफाइंड है। तो अब इससे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सेक्शन 7 अल्टीमेटली कहता क्या है। तो सेक्शन 7 सेज कि जो भी अगर कोई सेक्सुअल इंटेंट से इफ ही टचेस द वजाइना, पीनस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, या फिर मेक द चाइल्ड टच द सेम बॉडी पार्ट्स ऑफ द अदर पर्सन, या फिर उसने कोई इस तरीके
तरीके का कोई और एक्ट किया है सेम सेक्सुअल इंटेंट से जिसमें फिजिकल कांटेक्ट हुआ है विदाउट पेनिट्रेशन, ओके। तो सेक्शन 7 में ये चीज़ कही गई है कि सेक्सुअल असॉल्ट में अगर इन बॉडी पार्ट्स को टच किया जा रहा है या उस चाइल्ड को करवाया जा रहा है या कोई और सेक्सुअल इंटेंट से ऐसा कुछ फिजिकल एक्ट किया जा रहा है विदाउट पेनिट्रेशन, तो दैट कमिट्स टू सेक्सुअल असॉल्ट। लेकिन कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया है कि अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो इस पर्टिकुलर सेक्शन से डील नहीं करता है। तो अब ऑथर ने कहा है कि कोर्ट ने ऐसे चीज़ में एक पेडेंटिक अप्रोच, नाउ यू कैन राइट दिस वर्ड, यू कैन राइट डाउन दिस थिंग, पेडेंटिक अप्रोच। पेडेंटिक क्या होता है? एक तरीके की इंसल्ट होती है जो किसी की जाती है जब सामने वाला एक इंसल्टिंग वर्ड है, पेडेंटिक, ओके। तो पेडेंटिक कैसे इंसान को कहा जाता है? जिसकी नैरो माइंडेडनेस की वजह से वो बहुत बारीक बारीक चीज़ें पकड़ रहा हो और उसकी डेफिनेशन को छोटा कर दे रहा हो। जैसे आपने यहाँ पे स्किन टू स्किन की बात कर दी, लेकिन आपने नहीं देखा कि मेन पर्पस था कि वो एक बच्चे से, एक माइनर से डील कर रहा था, ओके। तो आप कई आपने लोगों को देखा होगा कि एक पर्टिकुलर चीज़ कही गई है तो उसमें वो बोलेंगे नहीं तुमने ये कहा ना, तुमने ये नहीं कहा। मतलब छोटी छोटी बारीक चीज़ें जब आप पॉइंट आउट करके किसी चीज़ की डेफिनेशन छोटी कर देते हो तो ऐसे लोग जब अनॉय करने लगते हैं तो उनको पेडेंटिक कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये क्यों कहा है कि पेडेंटिक अप्रोच थी? बिकॉज वो बच्चे ने जो ट्रॉमा फेस किया था, हुज ब्रेस्ट वर ग्रोप्ड थ्रू अ क्लॉथ, तो वो वही ट्रॉमा था जो कि अगर डायरेक्ट टचिंग से अगर होता तो उतना ही सिवियर था, लेकिन आपने उस ट्रॉमा को डिस्कस नहीं किया। तो ऑथर ने कहा है जब ट्रॉमा सेम है तो केवल क्लॉथ का होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पॉक्सो एक्ट डिफाइन नहीं होता है, ओके। तो अब ऑथर ने कहा है कि अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर फॉलो किया जाए तो पॉक्सो एक्ट खुद ही रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर कई सारे सेक्सुअली वायलेटिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट का आप ध्यान दो और बाकी चीज़ें आप करते रहो। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी की हैं। तो अब इसी चीज़ की वजह से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो स्टे लगाया है, लेकिन अब आगे जजमेंट देखना बाकी है। कमिंग टू द आइडियाज पेज, तो यहाँ पे स्टेजिंग अ न्यू एक्ट जो आया है ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में सुपरस्टार्स का क्या रेलेवेंस है वो चीज़ देख रहे हैं, तो वो हमारी काम की चीज़ नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, नेविगेटर इन चीफ, ओके। तो अब यहाँ पे इन्होंने फिर से इकोनॉमिक रिकवरी की कुछ बात कही है और इकोनॉमी से ही कुछ चीज़ें डील की हैं, जो काम की चीज़ें हम देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया है कि 4 मेजर शिफ्ट चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है आफ्टर कोविड, तो 4 मेजर शिफ्ट की ज़रूरत है और उसमें फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। ये चीज़ें बताइए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि डिमांड ऑफ गुड्स तो वापस आ रही है, लेकिन डिमांड ऑफ सर्विसेज अभी भी वापस नहीं आ रही है। तो पहली चीज़ तो हमको उसको वापस लेकर आना है, और अभी भी ये 30% बिलो द नॉर्मल है और इसको कैचअप करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि सपोर्ट क्या, कि अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव दी जा रही है तो इससे वापस ये लाइन पे आ सकता है। सेकंड, इन्होंने कहा है कि अभी जैसे एक्टिविटी बढ़ रही है तो अभी रूरल स्पेंडिंग से शिफ्ट वापस होगा टुवर्ड्स अर्बन स्पेंडिंग। क्यों होगा? क्योंकि ज़्यादा लोग जो चले गए थे अपने गांव वगैरह वापस चले गए थे, वर्कर्स वगैरह जिनकी जॉब्स चली गई थी, अब वो वापस आएंगे सिटीज़ में और जॉब्स वगैरह के लिए, तो इसलिए अर्बन स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो ऐसे टाइम पे फिर से क्या सपोर्ट देना है कि वेलफेयर बेनिफिट्स को बढ़ाया जाए। तीसरा, इन्होंने कहा है कि लार्ज फर्म्स और हाई अर्नर्स को तो बहुत फ़ायदा मिला है, लेकिन जो छोटी कंपनीज़ हैं, इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज हैं, जो कि 85% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ऑफ द इकोनॉमी, तो उन लोग का ध्यान देना अब हमको ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल होगी। अगर प्रॉपर रिकवरी होनी है तो फिर से सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग की ही ज़रूरत है। चौथा, इन्होंने कहा है कि अब हमको कंजम्पशन मॉडल से शिफ्ट होकर कैपिटल स्पेंडिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है, ताकि इस चीज़ की कैपेसिटी बढ़ सके कि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो पाएँ। और क्योंकि प्राइवेट फैक्ट्रीज आइडल बैठी हैं, इस वजह से पब्लिक कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वही गवर्नमेंट स्पेंड करे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है। तो अब कहा है क्या बजट में ये सारी चीज़ों को अकोमोडेट किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा है हाँ, किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा है, अब ये इनका पर्सनल व्यू है, ठीक है।
तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो तो एलिवेटेड ही रहेगा, हम मान रहे हैं 15.4%। तो इसकी वजह से अब वैक्सीनेशन में सोशल वेलफेयर स्कीम्स और कैपेक्स, ये 3 चीज़ों की इन्होंने कहा है कि आपको इस टाइम पे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और पॉइंट्स रिपीटेड हैं लेकिन फिर भी काम के हैं। वैक्सीनेशन में ज़्यादा स्पेंड करो, सोशल वेलफेयर स्कीम्स और कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। फाइन। तो अब इन्होंने दूसरी 2-3 चीज़ें और बताई हैं कि जब ये एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे फिस्कल डेफिसिट जो है वो हो सकता है कि ये कम हो या और ज़्यादा गिर जाए, अभी 5.8% हो जाए और पहले ये 7% था। तो लेकिन इन्होंने कहा है कि फिर भी जो टैक्स रेवेन्यूज़ में इंक्रीज़ हर साल होता है कि करीब 30% इंक्रीज़ आ रहा है, तो उससे हो सकता है कि इतना ज़्यादा असर ना पड़े और फिस्कल डेफिसिट और हमारा कम हो जाए। फाइन। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि ज़्यादातर जो बिज़नेस हैं वो लिस्टेड फर्म्स में जा रहे हैं, यानी कि फॉर्मलाइजेशन और ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से टैक्स और ज़्यादा आ सकता है। और साथ में डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ भी फोकस कर रही है गवर्नमेंट, तो आपको वहाँ से भी रेवेन्यू मिलेगा। और इसके बाद हमारा जो अटेंशन जाता है, जो दूसरी चीज़ हो सकती है वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि सर्विसेज अब बढ़ेगी तो सर्विस इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि नॉर्मली साल में एक बार वो प्राइसेस बढ़ाते हैं, तो अब 2020 में तो नहीं कर पाए थे, तो 2021 में हो सकता है कि डबल इंक्रीज़ हो। और ये कहा है कि इनइक्वालिटी की वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है, क्योंकि हाई अर्नर्स जो थे अब वो उन्होंने पेंडेमिक में उनका तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो अब वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, सर्विसेज खुलेंगे, सर्विस ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो हाई इन्फ्लेशन जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और इन्होंने यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि एवरेज जो है वो 5-5.5% तक जा सकता है, जबकि टारगेट हमारा क्या है 4% होना चाहिए, लेकिन अपर बैंड हमारी टॉलरेंस की जो है वो 6 है। आई होप आपको पता है कि हम इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं 4 ±2%, तो हम ये है कि बैंड के तो विद इन रहेंगे। तो क्या आरबीआई इसमें क्या रिएक्ट कर सकता है, तो उन्होंने कहा है कि आरबीआई को पहले समझना पड़ेगा कि वही फिर से शॉर्ट टर्म वाली जो आपकी साइक्लिकल रिकवरी है उसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद द मीडियम टर्म पोटेंशियल ग्रोथ। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको ये लिक्विडिटी का ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या होगा कि क्योंकि वही इकोनॉमिक रिकवरी होगी तो ज़्यादा फिर पैसा, इकोनॉमिक रिबाउंड होगा, ज़्यादा पैसा आएगा सिस्टम में, तो आरबीआई को ग्रेजुअली इट कैन ड्रॉ सम ऑफ द एक्सेस लिक्विडिटी आउट ऑफ द सिस्टम। तो जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आएगी उसको आपको उस टाइम पे बाहर निकाल देना है। ओके, तो इससे क्या होगा, आई होप आपको ये फंडा पता है कि अगर लिक्विडिटी आपने कम कर दी उस टाइम पे, एक्सेस लिक्विडिटी नहीं होने दी, तो इससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा कम होगा एंड इफ़ मनी वुड बी लेस दे वुड कंज्यूम लेस, और इसकी वजह से डिमांड कम होगी तो उस केस में जो वही होता है, डिमांड कम होती है तो प्राइसेस ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं, जो सप्लाई साइड पे प्राइसेस ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ये तरीका होता है। तो अब इन्होंने कहा है कि जब तक इन्वेस्टमेंट लो रहेगी तो आरबीआई अपने रेपो रेट को भी 4% पे ही रखेगा। ओके, तो अभी इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पे यशवंत सिन्हा का एक आर्टिकल आया, गो बैक टू पार्लियामेंट, तो इन्होंने वही चीज़ कही है कि जो आपने लॉज बनाए थे ऑर्डिनेंसेस के थ्रू वो एक सही तरीका नहीं था। और इसके ऊपर इन्होंने कुछ बताया भी कि पहले कितनी डिबेट हो चुकी है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये डिबेट्स हुई थी कि ऑर्डिनेंस एक नॉर्मल रूट नहीं होना चाहिए, केवल एमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करना चाहिए। तो नाउ इट्स टाइम कि आप इन लॉज को, अब इन्होंने सजेस्ट किया है कि जो फार्म लॉज हैं इनको आप रिपील कर दो, और अगर आप उनको रखना ही चाह रहे हो तो आप प्रॉपर तरीके से एक ड्राफ्ट वो बनाओ, और उसके बाद में जो एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी, आप उसको दो, वो रिफ़र करेंगे, उसके ऊपर बहस वगैरह जो भी होती है, प्रॉपर जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है उसमें लेके जाओ और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। ओके,
तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैसे नहीं था, ज़्यादा इन्फॉर्मेटरी नहीं था, तो दैट इज़ वाई वी आर मूविंग अहेड टू द एक्सप्लेन सेक्शन। वाई आर मार्केट्स फॉलिंग एंड व्हाट लाइज अहेड। तो बेसिकली ये एक्चुअली में डील कर रहे हैं यूएस की इकोनॉमी से। यूएस के मार्केट्स में ज़्यादा फॉल हुआ है। हमारा सेंसेक्स तो हालांकि 50,000 टच कर गया था, लेकिन अभी उधर आस पास ही फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि फिर भी अभी 5-6 दिन से जो ट्रेंड है हम देख रहे हैं कि थोड़ा डाउन जा रहा है, वो क्यों जा रहा है। इंडिया का अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि एफपीआईज का खासकर पार्टिसिपेशन जो है, हम बस अपने इकोनॉमी से रिलेटेड देख रहे हैं, अमेरिकन मार्केट से हमारा ज़्यादा वो नहीं है, जब तक उसका इम्पैक्ट हम पर ना पड़े। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं पड़ता है, वो चीज़ भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज हम ग्लोबलाइजेशन वगैरह सब कर चुके हैं, तो हमारे ऊपर असर, बस ये देखना है कि हमारे ऊपर असर पड़ रहा है कि नहीं, उस चीज़ से हमको मेन ध्यान देना है। ओके, तो एफपीआईज का जो पार्टिसिपेशन है, एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो ओके आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं, आपको मुझे बताना है एफपीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस है। ओके, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने ज़्यादातर कंट्रीब्यूट किया है टू द मार्केट रैली, और इस वजह से थोड़ा हमने देखा है कि गिरावट आई है। और क्या हुआ है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं, यानी एफपीआई आउटफ्लो हो रहा है। प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यानी कि मतलब वही है कि आपने जो स्टॉक्स में पहले इन्वेस्ट किया था, अब आपको प्रॉफिट के टाइम पे आप उसको निकाल रहे हो, तो इस वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। तो लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ये कहा है कि अभी बजट की वजह से इन लोग रुके हुए हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और वो ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या इम्पीटस देती है इकोनॉमी को, और इसलिए वो अभी कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं ले रहे हैं। आज अब होनी है प्रेसिडेंट की एड्रेस इन द हाउस, और हो चुकी होगी, तो अभी उसके बारे में यहाँ पे बताया है, उसकी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस की हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा आर्टिकल आया है, आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ेगी, और ट्रेडिशन होने की वजह से ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो उनकी जो एड्रेस है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, लेकिन ये जॉइंट सिटिंग में काउंट नहीं होती है। या करो दोनों हाउसेस वैसे जॉइंट सिटिंग में भी बैठते हैं, बट दिस डजेंट कॉन्स्टिट्यूट टू द जॉइंट सिटिंग। प्रेसिडेंट एड्रेस इज़ नॉट जॉइंट सिटिंग। और अब इसकी हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली में यूके में ये इसकी हिस्ट्री शुरू हुई थी कि वहाँ का जो मोनार्क था 16th सेंचुरी में, ही यूज्ड टू एड्रेस द पार्लियामेंट। ओके, द मोनार्क, तो आपको पता है कि मोनार्क के इक्विवेलेंट ये सेरेमोनियल पोजीशन मानी जाती है हमारे प्रेसिडेंट की। तो मोनार्क वुड एड्रेस इन 16th सेंचुरी। फिर यूएस में क्या हुआ था, 1790 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने एड्रेस किया था कांग्रेस को फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया की अगर बात करें तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस टाइम से प्रैक्टिस शुरू होती है ऑफ द प्रेसिडेंट एड्रेसिंग द पार्लियामेंट। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे उनको राइट दिया गया था ऑफ एड्रेसिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट को। ओके, लेकिन 1947 से अगर 50 की बात करें तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, तो ही वुडेंट एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे। बट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तो फिर प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने 31 जनवरी 1950 को, याद रखना फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे कब हुई थी प्रेसिडेंट एड्रेस, 31 जनवरी 1950। ओके, उस दिन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने ये एड्रेस द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो या तो किसी भी एक हाउस को या फिर जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को वो एड्रेस कर सकते हैं। और किस में दिया गया है, ये आर्टिकल 87, अब याद रखना आर्टिकल 87 में इनको ये पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। दो स्पेशल ओकेजन्स बताए गए हैं। पहला तो जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं, याद रखना जनरल इलेक्शन के बाद जो नया लेजिस्लेचर होता है, नए लेजिस्लेचर की जो ओपनिंग सेशन होता है उसको कौन एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और दूसरा, जब इसके बाद में हर साल ईयरली होता है, फिर उसके बाद में ईयरली जब नया सेशन शुरू होता है तो उस टाइम पे, जैसे आज दे रहे हैं ये एड्रेस, तो ये हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है, तो उस टाइम पे भी ये एड्रेस करते हैं। ओके, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट को हर सेशन को जो भी होगा उसमें एड्रेस करना होगा। तो
जो प्रोविजनल पार्लियामेंट थी 1950 की, उस टाइम पे प्रेसिडेंट प्रसाद हर सेशन के पहले एड्रेस करते थे, लेकिन उसके बाद में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद में ये कहा था कि ठीक है, आप साल में केवल एक बार ही एड्रेस करोगे, जो कि आज ये बजट सेशन के स्टार्टिंग में ये करते हैं। फाइन। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो कोई भी फॉर्मेट नहीं है। प्रेसिडेंट जो है बस इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि वो इन्फॉर्म करेंगे पार्लियामेंट को अबाउट द समन्स। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो एक अमेंडमेंट आया था बाय प्रोफेसर केटी शाह। तो इन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट एड्रेस है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो अगर कभी आपके पास में ये आता है प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर क्वेश्चन, तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि ये अमेंडमेंट इन्होंने कहा था कि करना चाहिए, ताकि आप स्पेसिफिकली बताओ, पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट बताए कि क्या यूनियन का जनरल स्टेटस है, और साथ में फाइनेंशियल प्रपोजल्स या फिर अपने दूसरे अगर कोई पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर रिकमेंडेशंस हैं तो वो आप ऐसी एड्रेस में दो। और ये दिस वाज इंस्पायर्ड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस में क्या होता है, जनरली जो प्रेसिडेंट होता है वो कांग्रेस को ये सारी चीज़ें एड्रेस करता है, लेकिन इनका जो प्रपोजल था इंडिया में रिजेक्ट हो गया था, और उसके बाद में एक जनरल स्ट्रक्चर ही फॉलो किया जाता है जहाँ पे वो नॉर्मली पिछले साल के गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें अकम्प्लिश करी है और अगले आने वाले साल के लिए क्या ब्रॉड गवर्नेंस का एजेंडा होना चाहिए वही बताते हैं। अब ये जो स्पीच होती है ये कैसे ड्राफ्ट होती है, तो पीएमओ क्या करता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को बोल देता है कि आप अपने इनपुट्स दो, और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी बोल देते हैं बाकी मिनिस्ट्रीज़ को कि आपको अगर कोई चेंज चाहिए लॉज में तो वो सारी चीज़ें आप बताओ, और थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें मिला के एग्रीगेट करके प्रेसिडेंट एड्रेस बनाई जाती है। और वही प्रेसिडेंट एड्रेस का यूज़ करते हुए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो इसका मतलब एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जैसे 1985 में प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह ने कहा था कि जो उस टाइम पे राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि नई एजुकेशनल पॉलिसी आएगी, एंटी डिफेक्शन लॉ आएगा, तो ये सब आया था। 96 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे ये अनाउंस हुआ था कि स्टेटहुड दिया जाएगा उत्तरांचल और झारखंड को, जिसका नाम उस टाइम पे वनांचल रखने वाले थे, और साथ में 33% रिजर्वेशन की भी बात की गई थी टू वीमेन इन लेजिस्लेचर। 1999 में वाजपेयी की गवर्नमेंट ने फिर से ये कहा था कि फिक्स टर्म रखा जाएगा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का, और 2004 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने भी प्रेसिडेंट एड्रेस में ये चीज़ अनाउंस करी थी कि एक नेशनल लॉ बनाया जाएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। और मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो उस टाइम पर 2015 में प्रणब मुखर्जी ने ये चीज़ कही थी कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और लेजिस्लेटिव बिजनेस स्मूथली हो और प्रोग्रेसिव लॉज इनेक्ट किए जाएंगे पार्लियामेंट में। तो अब ये प्रोसीजर और ट्रेडिशन क्या रहा है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ही प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं उसके बाद में एक मोशन मूव किया जाता है इन बोथ द हाउसेस। ओके, थैंक्स गिविंग मोशन होता है ये। और इस टाइम पे जो एमपीज़ होते हैं दोनों हाउसेस के, तो उनकी आपस में डिबेट होती है इस मोशन को लेके, और जो प्राइम मिनिस्टर है ही रिप्लाइज टू द मोशन ऑफ थैंक्स इन बोथ द हाउसेस, और जो भी इश्यूज़ रेज किए जाते हैं एमपीज़ द्वारा उनको वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसके बाद में फिर उस मोशन को वोटिंग के लिए रखा जाता है, और एमपीज़ चाहें तो अपना डिसएग्रीमेंट इसमें दे सकते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है, और जब भी इन्होंने ऐसा मूव किया है तो कई बार मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो उसमें अमेंडमेंट्स भी आए हैं, जैसे 1980 यहाँ पे इन्होंने बताया है, 89, 2001, 15, 16 में किस तरीके से सक्सेसफुल हुए भी थे। अपोजिशन का मतलब उस टाइम पे रोल कितना इम्पोर्टेंट भी रहा था, और वैसे नॉर्मली जो है वो निगेट हो जाता है। और ये वैसे ओकेजन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये केवल ऐसा एक ओकेजन है साल में जब पूरा पार्लियामेंट में याद रखना पूरा पार्लियामेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के साथ में प्रेसिडेंट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्लियामेंट, तो ये सब साथ में आते हैं, और लोकसभा सेक्रेटेरिएट होता है जो वो पूरा प्रिपरेशन करता है। और पहले तो क्या होता था कि पूरा यहाँ पे बताया 150 यार्ड का रेड ब्लेज क्लॉथ वगैरह आता था प्रेसिडेंट के हाउस, और उन्हीं के घर से उनके लिए पानी और टम्बलर भी आता था। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फाइनली वो आते हैं वहाँ पे, प्रेसिडेंशियल गार्ड जो है वो उनको एस्कॉर्ट करते हैं, और देन ही इज़, ये एक सेरेमनी होती है, आप चाहो तो मतलब देख भी सकते हो। ही इज़ रिसीव्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन, और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और दोनों हाउसेस के सेक्रेटरी जनरल जो है वो उनको रिसीव करते हैं, और सेंट्रल हॉल में होता है ये एड्रेस। तो याद रखना सेंट्रल हॉल में
लेके जाते हैं। एक्चुअली वी वेंट देयर, तो हम लोग मतलब as a part of a duty only we got the opportunity of seeing the central hall and both the Lok Sabha and Rajya Sabha, and it was very beautiful. अगर आप लोग को कभी मौका मिले जाने का तो प्लीज़ जाइएगा। एंड कोई आप चाहें तो सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आर वगैरह 0 आर जो है ट्राई टू अटेंड अगर आपको मौका मिले तो। इट्स रियली ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सामने से सारी चीज़ें देखने का, तो वहाँ पे फिर एड्रेस की जाती है ओके सेंट्रल हॉल में। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दी आर्टिकल ऑफ टुडे। और हाँ, ये जो आया है यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन में ये वही गाइडलाइंस ही हैं कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो तो आप उस टाइम पे मत करो, वैक्सीन मत लो, प्रेग्नेंट वीमेन को नहीं देना है, जिनकी वीकर इम्यूनिटी है और जिनको जैसे मतलब ये कोगुलेशन वगैरह डिसऑर्डर है तो उन लोग को नहीं देना है। जिसकी क्रॉनिक इलनेस चल रही है उनको आप दे सकते हो, जैसे कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें। HIV वाले हैं उनको भी आप दे सकते हो, डायबिटिक्स और ओबीज वाले हैं उनको ध्यान से आपको पूरा टाइम मॉनिटर करते हुए देना है। तो हो सकता है ऐसे लोगों को टाइम लगे, और बाकी वॉलेंट्री है तो आप चाहो तो ले सकते हो, और अगर वॉलेंट्री है तो नहीं लेना है तो मत लो भले। ओके, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द डे फ्रेंड्स, और आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन फिर से बोलूँगी, ये सब करने से पहले अपना देखो कि आप अपना अच्छे से लर्निंग करते रहो एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दीज लेक्चर्स। दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।